Hello everyone, this is Mohit Advocate from the Married Law Group and in today's video we will study भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, आज से पहले वाले लेक्चर्स में मैंने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 93 में पढ़ा चुका हूँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, और आज वाले लेक्चर में हमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस करने हैं जो कि है सेक्शन 94 एंड 95। ठीक है, 94 एंड 95 ऐसे प्रावधान हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जो जिस बच्चे ने ये प्रावधान नहीं पढ़े ना उसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कुछ भी नहीं सीखा। ठीक है, तो 94 और 95 पे आज की वीडियो रहने वाली है। तो हम 94 सेक्शन 94 और सेक्शन 95 को अच्छे से समझेंगे और पूर्ण तरीके से अपने दिमाग में भेजे में बैठा लेंगे कि क्या होता है 94 और 95 में, क्या हमारे लेजिस्लेचर ने कानून बताया है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रीडिंग ऑफ सेक्शन 94। उससे पहले हम इसका पढ़ लेते हैं कि कौन सा चैप्टर है। देखिए चैप्टर 6 है ये, ठीक है, और ये बताता है ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस की अब ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा और सिर्फ क्या दिया जाएगा, बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बस एक दस्तावेज को, अब एक चीज को साबित करने के लिए ओरल एविडेंस मौखिक गवाही नहीं दी जाएगी, तो दी तो जाएगी सिर्फ क्या, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी जाएगा। बस अब मतलब किताबिया गवाही, किताबिया सबूत दी जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 94। इससे पहले मैं एक पानी की सिप पी लेता हूँ, फिर आपको बड़े ही अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए तो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए अब सेक्शन 94 का इंडेक्स। एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब गवाही दी जा सकती है किसकी, जो टर्म्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, एक अनुबंध के, तो उसके क्या टर्म्स सेटल हुए थे, उसकी क्या शर्तें थी, तो उसकी गवाही दी जा सकती है। ग्रांट्स एंड अदर डिस्पोजिशंस, या एक ग्रांट्स के क्या टर्म्स थे उसकी गवाही दी जा सकती है। एंड अदर डिस्पोजिशंस, या फिर कोई और अन्य डिस्पोजिशंस है। डिस्पोजिशंस भाई क्या होता है, सेल, हायर, ठीक है, लीज, ये सारे डिस्पोजिशंस है। ऑफ प्रॉपर्टी रेड्यूस टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब देखिए दोबारा सेक्शन 94 की मैं इंडेक्स पढ़ता हूँ जो कि बताता है एविडेंस ऑफ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो गवाही दी जाएगी जो कॉन्ट्रैक्ट एक अनुबंध के टर्म्स है, मतलब उसकी जो शर्तें हैं उसके बारे में। ग्रांट्स एंड अदर डिस्पोजिशंस, क्या उसकी ग्रांट्स है या फिर क्या, मतलब ग्रांट्स मतलब यही अनुबंध से जुड़ी हुई शर्तें ही ग्रांट्स वगैरह होती हैं। एंड अदर डिस्पोजिशन, तो एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अनुबंध में क्या डिस्पोजिशन हो रहा है, क्या डिस्पोज हो रहा है, कोई सेल हो रही है, कोई परचेज हो रही है, कोई लीज हो रही है, कोई बेलमेंट हो रही है, तो वो अदर डिस्पोजिशन में आ जाता है। अब देखिए ऑफ प्रॉपर्टी, और किसकी, एक संपत्ति की। ठीक है, रेड्यूस टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, और एक कॉन्ट्रैक्ट जब बना था, एक अनुबंध जब बना था, ठीक है, एक ग्रांट्स या अदर डिस्पोजिशन जब एग्जीक्यूट हुई थी, तो रेड्यूस्ड टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, तो उसको लिखित में रेड्यूस कर लिया गया था। तो क्या देखिए अब भाई लिखित में रेड्यूस किया गया था, तो उसका लिखित में ही उसकी अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, अब ओरल नहीं दे सकते। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अब सेक्शन 94 की बॉडी। ठीक है, जो सेक्शन 94 में बॉडी पढ़ेंगे, फिर उसके नीचे जो एक्सेप्शन दी गई है ना, इन केसेस में हम एक डॉक्यूमेंट्री, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंटेड हो गया था, पर उसके बाद भी जो एक्सेप्शन 1, 2, 3, ठीक है, एक्सेप्शन 1, 2, एक्सेप्शन 1 और 2 है इसमें, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे सेक्शन 94 की एक्सेप्शन 1 है और एक्सेप्शन 2 है और एक्सेप्शन 2 की एक्सप्रेशन 1, 2, 3 है, इनमें हम फिर क्या दे सकते हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन हो गई थी एक दस्तावेज की, और उसमें हम गवाही दे सकते हैं मौखिक वाली। ठीक है, पर जनरल रूल तो क्या है कि एक डॉक्यूमेंटेशन हुई थी किसी दस्तावेज की, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, तो आप उसके ऊपर बार लगाओ कि अब उसको आप उसके कोई भी टर्म्स को प्रूव करोगे, उसकी कॉन्ट्रैक्ट की, ग्रांट की, अदर डिस्पोजिशन की, ठीक है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आप उसको डॉक्यूमेंट्री से करोगे। पर एक्सेप्शन 1, एक्सेप्शन 2 और एक्सप्रेशन 1, 2, 3 स्पष्ट कर देती है, इनमें सिचुएशन ऐसी दी गई है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री की जरूरत नहीं है, ओरल से भी कर सकते हो। पर सेक्शन 94 की जो मेन बॉडी है उसमें तो डॉक्यूमेंट्री से ही प्रूव करना पड़ेगा कागजात। अब देखिए हम पढ़ते हैं सेक्शन 94 की बॉडी, फिर इसके हम इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, उससे बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सेक्शन 94 की बॉडी में पढ़ रहा हूँ। व्हेन द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जब टर्म्स होते हैं एक अनुबंध के, और ऑफ अ ग्रांट, या फिर टर्म्स होते हैं एक ग्रांट के, और ऑफ एनी अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर टर्म्स होते हैं किसी अन्य डिस्पोजिशन, किसी संपत्ति के, हैव बीन रेड्यूस्ड टू फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट, और जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो टर्म्स है, अदर डिस्पोजिशन एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसको लिखित रूप में हमने लिख लिया है। अब देखिए, एंड इन ऑल केसेस इन विच एनी मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रेड्यूस्ड टू द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट, और हर उन केसेस में जिनको लिखित में, जिन कॉन्ट्रैक्ट को, ग्रांट को, अदर डिस्पोजिशन में एक प्रॉपर्टी से संदर्भित लिखित में लिखा है ना, उसको हमारा कानून
जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है, वो क्या बोलता है कि ये दस्तावेज, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये ग्रांट, ये डिस्पोजिशन तो लिखित में ही होनी चाहिए थी। अब देखिए, नो एविडेंस शैल बी गिवन इन प्रूफ ऑफ द टर्म्स ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो कोई भी गवाही नहीं दी जाएगी, कोई भी एविडेंस, कोई भी सबूत नहीं दिया जाएगा। किसका? क्या साबित करने के लिए? ऑफ द टर्म ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी और ऑफ सच मैटर एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। तो अगर गवाही देनी है एक कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स, एक ग्रांट की टर्म या अदर डिस्पोजिशन की टर्म्स को साबित करने के लिए, तो उस डॉक्यूमेंट को ही आपको देना पड़ेगा, मतलब डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, ओरिजिनल को ही गवाही में देना पड़ेगा। ठीक है, आप ओरल गवाही नहीं दे सकते। तो सेक्शन 94 में साफ साफ एक कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन जो सीधा का सीधा डॉक्यूमेंटेशन जिसकी रेडी हो गई थी, और कानून भी बोलता था कि हाँ इस कॉन्ट्रैक्ट की, इस ग्रांट की, अदर डिस्पोजिशन की राइटिंग ही मैंडेटरी थी। तो अब एक व्यक्ति उन कॉन्ट्रैक्ट की, ग्रांट की और डिस्पोजिशन की टर्म्स को साबित करने के लिए ओरल एविडेंस नहीं दे सकता, मौखिक गवाही नहीं दे सकता। अब दिया जाएगा तो क्या? वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। ठीक है, मतलब वो दस्तावेज अपने आप में। अब देखिए, और सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट इन केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल अंडर द प्रोविजंस हियरिन बिफोर कंटेन्ड। अगर डॉक्यूमेंट इटसेल्फ मतलब ओरिजिनल नहीं दे सकता, मतलब प्राइमरी नहीं दे सकता वो व्यक्ति, एक डॉक्यूमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट है, ग्रांट है, अदर डिस्पोजिशन है, जिसकी टर्म्स को डॉक्यूमेंट्री मतलब उसको लिखित रूप में कर लिया गया था। अगर एक व्यक्ति उसके कंटेंट्स को साबित करने के लिए ओरिजिनल मतलब प्राइमरी नहीं दे सकता, तो सेकेंडरी एविडेंस देते। पर सेकेंडरी एविडेंस भी, जो सेकेंडरी एविडेंस में हमारी परमिशन लगती है, तो कौन से सेक्शन के अंतर्गत परमिशन मिलती है भाई सेकेंडरी एविडेंस की, कि सेकेंडरी एविडेंस अलाउड है अगर प्राइमरी नहीं है तो वो हमारा सेक्शन अभी आपको बता देता हूँ। वो हमारा सेक्शन है, एक सेकंड रुकिए, बस मैं ढूंढने लग रहा हूँ। 60 से आसपास ही, एक सेकंड रुकिए। हाँ, सेक्शन 60 जो मैंने बोला था, ठीक है। तो ये बता रखा है कि एक व्यक्ति को एक कॉन्ट्रैक्ट की, ग्रांट की और अदर डिस्पोजिशन, जो एक प्रॉपर्टी संदर्भित एक अनुबंध बना था, एक ग्रांट बनी थी, अदर डिस्पोजिशन हुई थी एक प्रॉपर्टी संदर्भित। अब अदर डिस्पोजिशन मैंने आपको बता दिया क्या होती थी वो पहले, अभी तो 2-4 मिनट की जब वीडियो बन रही थी तभी बता दिया था, बार बार नहीं बताऊंगा। तो एक दोबारा बताता हूँ। एक प्रॉपर्टी से संदर्भित कोई कॉन्ट्रैक्ट बना था, मतलब अनुबंध बना था, कोई ग्रांट बनी थी, अदर डिस्पोजिशन हुई थी उस प्रॉपर्टी की, और कानून ने यह बोला हुआ था कि भाई उस जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, एक ग्रांट बनेगा और जो अदर डिस्पोजिशन बनेगी, ठीक है, तो उन टर्म्स की कि क्या वो अहम बातें रहेंगी जो उस प्रॉपर्टी से संदर्भित रखती है, तो सीधा का सीधा क्या होगा। और जो एक कानून है हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, उसने यह बोला हुआ है कि वो सीधा लिखित में ही किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन उसकी बनेगी। तो अब एक ही व्यक्ति को उस कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स और अदर डिस्पोजिशन की कंटेंट्स कोर्ट में साबित करने हैं उस डॉक्यूमेंटेशन के, तो अब क्या होगा, उस डॉक्यूमेंटेशन से ही साबित किया जाएगा। डॉक्यूमेंट इटसेल्फ मतलब प्राइमरी वह डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कोर्ट में दिया जाएगा और उसको दिखा के साबित किया जाएगा, कोई भी ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है, अगर डॉक्यूमेंट इटसेल्फ वो ओरिजिनल प्राइमरी अभी अवेलेबल नहीं है तो कोर्ट से परमिशन ले ली जाएगी। और सेक्शन 60 में जब कोर्ट अलाउड कर देती है कि सेक्शन 60 में कि सेकेंडरी एविडेंस कब प्राइमरी का दिया जा सकता है, तो सेक्शन 60 की परमिशन लगेगी। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 94 का मेन पैरा जो कि मैंने आपको पढ़ाया। तो हम इसमें लिख लेते हैं, हम इसमें क्या लिख लेते हैं, इन केसेज इन विच सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल अंडर द प्रोविजंस हियरिन बिफोर कंटेन्ड। तो ये प्रोविजंस हियरिन बिफोर कंटेन्ड के नीचे अंडरलाइन लगा के आप लिख लीजिए सेक्शन 60 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, अब हमने पढ़ लिया है सेक्शन 94 का पैरा 1 जो मेन एलिमेंट है वो पढ़ लिया है कि भाई एक दस्तावेज जो कि डॉक्यूमेंटेड हो गया था, और एक दस्तावेज जो कि डॉक्यूमेंटेड हो गया था, और दस्तावेज में क्या था कि कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई टर्म सेटल की गई थी, एक कॉन्ट्रैक्ट बना था, एक टर्म बना था, ग्रांट बना था, अदर डिस्पोजिशन हुई थी एक प्रॉपर्टी से संदर्भित। तो सीधा सीधा इसमें क्या कह रहा है, अब सीधा सीधा इसमें क्या कह रहा है कि भाई अब ओरल एविडेंस, अगर एक व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड टर्म सेटल हो गई थी डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, तो अब एक व्यक्ति कोर्ट में जब साबित करना होगा कोई टर्म्स उस कॉन्ट्रैक्ट से, उस ग्रांट से या फिर अदर डिस्पोजिशन से जुड़ी हुई, तो एक व्यक्ति डॉक्यूमेंट इटसेल्फ भी देगा जो वो टर्म्स और जो कॉन्ट्रैक्ट और वो जो
अदर डिस्पोजिशन का डॉक्यूमेंटेशन बना था ना, रेडी होता, वो ही सबूत पे देना पड़ेगा। ओरल एविडेंस मौखिक गवाही नहीं दे सकता कि उस डॉक्यूमेंट में, उस कॉन्ट्रैक्ट में तो सर यह लिखा हुआ था, उसमें तो हमारे 50,000 किराया सेटल हुआ था, उसमें तो हमारी 2 करोड़ में हमने प्लाट बेचना सेटल हुआ था। नहीं, ओरल नहीं दे सकते। ओनली प्राइमरी जो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ है, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन, तो आप वही दे सकते हो। और अगर सेक्शन 60 के प्रावधानों के तहत आपने सेकेंडरी एविडेंस एड्यूस करने की परमिशन ले ली है कोर्ट से, तो आप वो दे सकते हो, ठीक है। तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो जो सेक्शन 60 में हमारे प्रावधान बताए हो, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 94 का जो कि पैरा 1 है, जो कि मेन पैरा है, वो हमने कर लिया। अब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन 1, 2। अब इन एक्सेप्शन में क्या होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को, ठीक है, एक प्रॉपर्टी से संदर्भित एक कॉन्ट्रैक्ट टर्म, एक प्रॉपर्टी से संदर्भित कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन बनी थी। अब उसको क्या करा हमने, अब उसको डॉक्यूमेंटेशन भी कर लिया। पर एक्सेप्शन 1 और एक्सेप्शन 2 में अगर एक केस फॉल कर गया ना, तो अब ओरल एविडेंस भी अलाउड है, ठीक है। आप देखिए एक्सेप्शन 1, व्हेन अ पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग। जब एक सरकारी अधिकारी को कानून बोलता है कि उसको नियुक्त किया जाना है और लिखित में। अब देखिए, एंड व्हेन इट इज शोन दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन हैज एक्टेड एज सच ऑफिसर, और यह दिखाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने उस सरकारी कर्मचारी की तरह एक्ट किया था, मतलब कार्रवाई की थी, मतलब कार्यालय को ग्रहण किया था। द राइटिंग बाय विच ही इज अपॉइंटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। तो अब जो लिखावट है जिसके तहत उस सरकारी कर्मचारी को नियुक्त किया गया है, उसको साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो क्या होगा, तो अब एक सरकारी कर्मचारी को डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही तो भाई नियुक्त किया जाता है किसी कार्यालय में। एक सरकारी कर्मचारी को, मान के चलिए एक मेरे जैसे व्यक्ति को, अभी मैं एग्जाम क्लियर करूंगा और कुछ भगवान ने चाहा तो कुछ छोटा मोटा अधिकारी बन जाऊंगा सरकार में। अब क्या हुआ, मेरे को सरकार ने नियुक्त कर दिया और कानून ने बता रहा कि भाई एक व्यक्ति को आप जब सरकार में नियुक्त करोगे, एक सरकारी कर्मचारी बनाओगे, तो उसको लिखित में अपॉइंट करना है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को लिखित में मेरे को ऑर्डर आ गए, मैंने वो ऑर्डर अपने सूटकेस में रखा और मैं उस सरकारी कर्मचारी बनकर एक सरकारी कार्यालय पर एक्ट करने लग गया, मतलब कार्रवाई करने लग गया जाकर, ठीक है, अपने फंक्शन संभालने लग गया। तो अब कोई प्रश्न उठ जाता है कि क्या ये वही व्यक्ति है जिसको सरकार ने नियुक्त किया था। तो अब मैं भगा अपने सूटकेस में उस कागज को नहीं निकाल के लेके आऊंगा, मैं मौखिक गवाही दे दूंगा, हाँ मैं वही व्यक्ति हूँ जिसको सरकार ने नियुक्त किया था और कानून ने मेरे को नियुक्त कर रखा और लिखित में मेरे को दे रखा है लेटर, ठीक है। अब मैं आपको मौखिक गवाही दे रहा हूँ कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ। तो अब कोई भी डॉक्यूमेंटेशन दिखाने की यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब ये सीधा एक्सेप्शन 1 सरकारी अफसर के ऊपर लगती है कि मान के चलिए एक तहसीलदार है, मान के चलिए कोई तहसीलदार है जो कि फरूखनगर तहसील में बदली हो के आया सिरसा से, ठीक है। एक तहसीलदार पहले सिरसा में था, अब उसको सरकार ने सिरसा से बदली करके गुड़गांव के फरूखनगर तहसील में ट्रांसफर कर दिया है। तो अब वो जो सिरसा का तहसीलदार जो ट्रांसफर होकर गुड़गांव में आया, वो सॉरी फरूखनगर में आया है, वो तो तहसीलदार की तरह फरूखनगर में भाई उसने तहसील में अपना एक्टिंग, अपना मतलब कार्य, अपना जो तहसीलदार का कार्य होता है वो चालू कर दिए। अब 2-4 महीनों बाद एक प्रश्न उठ जाता है, कोई व्यक्ति उसके ऊपर उठा देते हैं उसके महकमे के या हायर ऑफिशियल्स या लोअर ऑफिशियल्स कि क्या ये वही तहसीलदार है जिसको कि फरूखनगर तहसील में भेजा गया था। तो अब उससे अब वो तहसीलदार उनको कैसे बताएगा, वो भाजक के वो अपना दौड़ के अपना क्या लेके आएगा, अपना वो ट्रांसफर लेटर या फिर वो अपना नियुक्ति लेटर लेके आएगा, जो अब मान के चलिए उस तहसीलदार की नियुक्ति 15 साल पहले हुई थी, क्या अब वो भाग के अपना 15 साल पहले वाला कागजात खंगा लेगा या यूं ही बता देगा कि भाई मैं ही तहसीलदार हूँ, मैं ऑफिशियल कैरेक्टर में काम कर रहा हूँ, मेरे को ये सरकारी दफ्तर मिला और मैं ही तहसीलदार हूँ। तो अब ओरल की गवाही दे दी जाएगी, ठीक है। अब ये केसेस तो ऐसे इंजाम नहीं लगते। अब कोर्ट में कोई मामला चले जाता है जिसमें कि मान के चलिए ए और बी का कोई प्लॉट का मैटर है, कोई मान के चलिए ए और बी के बीच में कोई लैंड जमीन का मैटर है। अब ए ने रजिस्ट्री करवा रखी थी तहसीलदार के सामने, अब तहसीलदार को कोर्ट में बुलाया जाता है, अब तहसीलदार को कोर्ट में बुलाया जाता है गवाही देने के लिए ए के द्वारा। अब बी तहसीलदार की पद पे ही क्वेश्चन उठा देता है, ये तो तहसीलदार है ही नहीं, ये तो सरकारी कर्मचारी है ही नहीं, दिखाओ कहाँ है तुम्हारा लेटर, दिखाओ कहाँ है तुम्हारा नियुक्ति पत्र, दिखाओ कहाँ है तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। अब तहसीलदार क्या देगा, अब तहसीलदार को अपना नियुक्ति पत्र कोर्ट में देने की कोई जरूरत नहीं है। तहसीलदार क्या करेगा, सीधा कोर्ट में बता देगा, अपने टेस्टिमनी दे देगा कि हाँ मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसको सरकार ने नियुक्त कर रखा है और सरकार ने मेरे को कागज देके एक डॉक्यूमेंटेशन से एक लिखित तरीके से नियुक्त किया था और मैं मौखिक गवाही दे रहा हूँ, तो यही सफिशिएंट होगी, ठीक है। तो आई होप एक्सेप्शन 1 आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 94 ऑफ द भारतीय साक्षी अधिनियम, जो कि बताती है विल्स
एडमिटेड टू प्रोबेट इन इंडिया में बी प्रूव्ड बाय द प्रोबेट। तो ये लीजिए, अब हमारे प्रोबेट जुरिडिक्शन के कोर्ट होते हैं जो कि बस क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है कि वो वसीयत से रिलेटेड, विल से रिलेटेड केसेस को देखते हैं, और विल में किसको क्या क्या जाना है, किसको क्या क्या नहीं जाना है, तो वो प्रोबेट कोर्ट में, प्रोबेट जुरिडिक्शन में तय होता है। तो अब देखिए एक्सेप्शन 2 क्या कह रही है, विल्स एडमिटेड टू प्रोबेट। अब एक वसीयत स्वीकार होती है, कबूल हो गई थी प्रोबेट में, मतलब प्रोबेट कोर्ट में इन इंडिया, और वो कहाँ था, प्रोबेट कहाँ था, इंडिया में, भारत में, मे बी प्रूव्ड बाय द प्रोबेट। तो अब उस विल को, उस वसीयत को उसी प्रोबेट से ही साबित कर सकते हो, ठीक है, अब उसी प्रोबेट से ही साबित कर सकते हो। तो मैंने जैसा बताया कि वसीयत जो होती है, हमारी विल जो होती है, विल को लिखित में करना तो जरूरी है, ठीक है, पर विल की कोई भी रजिस्ट्रेशन और मतलब विल को लिखित में करना तो जरूरी है। एक वसीयत बनवाई तो उसको लिखित में करना तो जरूरी है, पर उसकी कोई भी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। लेकिन क्या होगा, विल की अटेस्टेशन जरूरी है कि 2 अटेस्टिंग विटनेस के मौजूदगी में एक विल पर साइन, मतलब एक व्यक्ति ने विल अपनी बनवाई हो, ठीक है। अब वो व्यक्ति एक विल बनवाता है और उसको अपनी तिजोरी में रख लेता है, ठीक है। अब जो व्यक्ति टेस्टेटर, जिसने विल बनाई थी उसको टेस्टेटर बोलते हैं, वो मर जाता है, तो जिसके फेवर में उसने विल अपनी प्रॉपर्टी दी हुई है तो उनको बोलते हैं लेगेटी। अब लेगेटी क्या करेंगे, उस तिजोरी में से उस दस्तावेज को निकालेंगे और रजिस्ट्रार के पास ले जाएंगे और बोलेंगे कि इसमें जो जो लिखा हुआ है वो इस हमारे टेस्टेटर ने, तो जो वो हमारे नाम आप प्रॉपर्टी चढ़ा दीजिए। अब क्या होगा, अब जैसे रजिस्ट्रार के पास वो लेगेटी विल लेके जाते हैं तो उस विल को चैलेंज कर दिया जाता है कि ये व्यक्ति तो वो है ही नहीं। तो अब क्या होगा, अब उस विल पर अगर क्वेश्चन उठ गए तो विल जाएगी सीधे प्रोबेट जुरिडिक्शन में। अब प्रोबेट जुरिडिक्शन की अदालत तय करेगी कि ये विल ओके है, इस विल में कोई खामियां हैं, या इस विल को, ये विल नल एंड वॉइड है, ये विल वैलिड है। तो प्रोबेट जुरिडिक्शन अब क्या करेगी, इसको मंजूरी देगी प्रोबेट जुरिडिक्शन का कोर्ट की। एक वसीयत या एक्चुअल में वो वसीयत है जो टेस्टेटर ने एक्चुअली में बनाई थी, तो अब उसको भी, अब उस विल को भी, उस वसीयत के कागजात को भी प्रोबेट के द्वारा, मतलब ओरल के द्वारा अब बताया जा सकता है प्रोबेट कोर्ट में, ठीक है। अगर शर्त एक ही है, प्रोबेट ने, मतलब प्रोबेट कोर्ट में वह विल, वसीयत मतलब एडमिट हो गई थी, मतलब उसके ऊपर सुनवाई चालू हो गई थी, तो अब उसके बारे में अब ओरल गवाहियां दी जा सकती है, ठीक है। अब मान के चलिए मेरे दादाजी ने कोई विल बनवाई थी, और मेरे दादाजी ने विल बनवाई थी, मान के चलिए 1990 में बनवाई थी, और मेरे नाम भाई सारी प्रॉपर्टी जो भी है वो कर दी थी, सिर्फ मेरे नाम कर दी थी, ठीक है। अब मेरे दादाजी भाई 1993 में चल बसे। अब क्या हुआ, जैसे मैं मेजर हुआ, मैंने अपने दादाजी की वो विल ली और मैं गया रजिस्ट्रार के पास कि भाई मेरे दादाजी की विल थी, ये मेरे नाम बनाई हुई थी, और जो जो इसमें लिखा हुआ ना वो सारी प्रॉपर्टी उनके खाते से उतार के मेरे खाते में ऐड कर दो, मतलब रजिस्टर में अदला बदली कर दो, ठीक है। अब क्या होगा, अब जैसे मैं रजिस्ट्रार के पास जाता हूँ, मेरे चाचा, ताऊ के बालक, चाचा के बालक सारे वहाँ रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाते हैं, विल को बताते हैं कि ये विल तो फर्जी है, ठीक है। हमारे दादाजी ने जो इसका ये बता रहा कि दादाजी है, इसके दादाजी ने इसके, हमारे भी वो दादाजी है, ठीक है, और उन्होंने कोई भी इसके नाम पर विल नहीं बनाया, ये फर्जी है। तो मैं क्या करूंगा, उस विल को ले जाके जाऊंगा सीधा प्रोबेट जुरिडिक्शन की कोर्ट में, और जो मेरी विल को डिनाई करें उनके खिलाफ केस डाल दूंगा। अब अगर प्रोबेट कोर्ट ने वो विल स्वीकार कर ली, मतलब हाँ सुनने के लिए रेडी कर दी, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं ओरल गवाहियां उस विल के प्रति दुआ सकता हूं, ठीक है। तो अब विल के प्रति मैं ओरल गवाहियां कैसे दूंगा, भाई मेरे दादाजी ने मेरे नाम विल बनाई थी, तो मेरी दादी ने, मेरी बुआ ने, मेरी मौसी ने, किसी ने तो देखा होगा, उनको मैं लेके आऊंगा कोर्ट में, वो टेस्टमनी देंगी, ओरल गवाही देगी, और अब प्रूव हो जाएगा कि भाई हाँ मोहित डागर के दादा ने मोहित डागर के नाम ही विल बनाई थी, वसीयत बनाई थी, ना कि और ओके इसके चाचा ताऊ के बालकों के नाम नहीं बनवाई थी इसके दादा ने, ठीक है। तो यह अब ओरल गवाही से तो साबित होगा। अब इसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन मेरे गवाह लेके आएंगे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं ला सकते, ओनली ओरल गवाही अब चालू होगी, क्योंकि प्रोबेट कोर्ट ने विल को एडमिट कर लिया है सुनने के लिए, ठीक है। तो ये है हमारी एक्सेप्शन 2। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 94 की एक्सप्लेनेशन 1, जो कि बताती है स्पष्टीकरण 1, दिस सेक्शन अप्लाइज इक्वली टू केसेस इन विच द कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रांट्स और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रेफर्ड टू आर contained in one document and to cases in which they are contained in more documents than one। तो ये बता रहा है कि ये प्रावधान जो सेक्शन 94 का प्रावधान है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन पर लगता है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन
एक प्रॉपर्टी संदर्भित अलग अलग दस्तावेजों में मतलब बनाई गई हो, उसकी टर्म सेटल की गई हो, या फिर एक ही दस्तावेज में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन एक ही प्रॉपर्टी से संदर्भित तय कर दी हो। ठीक है, ये हमारी एक्सप्रेशन 1 बताती है। दोबारा पढ़ देता हूँ और अब ब्रेक करके पढ़ूंगा जो और समझ में आएगा। अब स्पष्टीकरण 1 मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए, सॉरी, दिस सेक्शन अप्लाइज इक्वली टू केसेस। ये सेक्शन उतना ही बराबरी से लगता है किन मुकदमों में, किन हालातों में, इन विच द कॉन्ट्रैक्ट्स, जिन मुकदमों में एक अनुबंध, ग्रांट्स और डिस्पोजिशन या कोई डिस्पोजिशन है जैसे कि सेल, परचेज या फिर लीज, बेलमेंट, ये डिस्पोजिशन है। ओ प्रॉपर्टी किससे संदर्भित, संपत्ति से संबंधित, रेफर टू आर कंटेन इन वन डॉक्यूमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन एक प्रॉपर्टी से संदर्भित, ठीक है, एक ही डॉक्यूमेंट में रेफर्ड है। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन, ठीक है, एक प्रॉपर्टी से संदर्भित, ठीक है, एक ही डॉक्यूमेंट में, एक ही दस्तावेज में शामिल है, तो वो भी बराबरी से सेक्शन 94 ही लगेगा। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बना, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध तो एक बना, पर उसमें कम से कम 10 प्रॉपर्टियों का मतलब खरीद फरोख्त हुआ। ठीक है, मतलब ए ने प्रॉपर्टी बेची अपनी 10 और किसको बेची, बी को बेची, तो अब उन्होंने एक ही कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और ए ने सारी अपनी प्रॉपर्टीज का ब्यौरा दे दिया कि मैं ये प्रॉपर्टी बी को दे रहा हूँ। तो एक ही दस्तावेज बनाना, अब 10 प्रॉपर्टी तो सेल हुई है तो 10 दस्तावेज नहीं बने, 10 कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने, बस बना तो कितना, एक ही। तो कह रहा उतनी ही बराबरी से उन 10 के ऊपर वो एक ही डॉक्यूमेंट मतलब वो है, बिल्कुल ओके है, पर्याप्त है। ठीक है, अब देखिए, एंड टू केसेस इन विच दे आर कंटेन इन मोर डॉक्यूमेंट्स देन वन, और उन केसेस में भी बराबरी से लगता है जिन केसेस में वो कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन एक से ज्यादा दस्तावेजों में है। ठीक है, मतलब वही हमने जो एग्जांपल लिया कि ए ने अपनी 10 प्रॉपर्टी बी को बेची। अब यहाँ ए क्या करता है भाई, या तो अपनी 10 की 10 प्रॉपर्टी का ब्यौरा एक ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लेता है और बी के नाम कर देता है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके, या फिर अब ए क्या करता है, अपनी 10 की 10 प्रॉपर्टी का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और बी के नाम कर देता है। तो भाई बराबरी से उस पर भी लगेगा। अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन की टर्म्स पे डिस्प्यूट उठ गया तो अब क्या होगा, सीधा का सीधा क्या होगा, डॉक्यूमेंट पहले देना पड़ेगा, पहले कंटेंट्स को, टर्म्स को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट ही देना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ नहीं दे सकते तो सेकेंडरी एविडेंस देना पड़ेगा। अगर वो उसमें भी कैटेगरी में नहीं फॉल कर रहा, एक्सेप्शन 1 और 2 पे फॉल कर रहा है तो मौखिक दे सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी हुई एक्सप्लेनेशन 1। अब पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन 2, वेयर देयर आर मोर ओरिजिनल्स देन वन। जहां एक से ज्यादा असली दस्तावेज है, मतलब एक से ज्यादा और भी दस्तावेज है जो कि ओरिजिनल है, मतलब वो प्राइमरी है, मतलब असली है। तो देखिए, वन ओरिजिनल ओनली नीड टू बी प्रूव, तो उनमें से एक ही ओरिजिनल, एक ही असली को प्रूव कर दिया ना तो सब कुछ साबित हो जाएगा। मतलब मान के चलिए, अब ए ने अपनी एक प्रॉपर्टी BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ इन सबको बेची, मतलब ए ने अपनी संपत्ति बेची। मान के चलिए ए का कोई 10,000 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट था, 10,000 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट था ए का, और ए ने क्या किया, अपना जो 10,000 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट था वो अब हम करते हैं, अब अल्फाबेट्स क्या करते हैं कि बी को भी 1000 गज बेच दिया, सी को भी 1000 गज बेच दिया, डी को भी, ई को भी, एफ को भी, जी को भी, एच को भी, आई को भी, जे को भी, के को भी। ठीक है, तो क्या किया ए ने अब बी से लेके के तक के व्यक्ति को 1000 गज अपना प्लॉट का दे दिया। तो अब क्या होगा देखिए, और अब सबके ओरिजिनल बन गए। अब सबके भाई कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, सबको कॉपी दे दी गई। ठीक है, सबको कॉपी दे दी गई। तो अब सेलर कौन है, अब कोई टर्म्स का सवाल उठ गया तो अब ओरिजिनल बहुत सारे बने हुए हैं। अब भाई सबको रजिस्ट्री होगी तो सबके पास ओरिजिनल दस्तावेज भी जाएंगे। तो अब एक दस्तावेज से, ओरिजिनल से आप साबित कर दोगे ना टर्म्स को, तो वो मान्य होगा। ठीक है, एक्सप्रेशन 2 का एक और एग्जांपल देता हूं। अब क्या होता है, ए अपना एक प्लॉट बी को बेचता है और भाई अब ए 5 लाख रुपए में बी को अपना प्लॉट देता है और बी भाई रजिस्ट्री करवा लेता है। ठीक है, तो अब बी के पास भी ओरिजिनल रजिस्ट्री आ गई और अब ए ने भी रजिस्ट्रार साहब को बोला कि सर मेरे को भी रजिस्ट्री दे दीजिए ओरिजिनल, मैं भी अपने डॉक्यूमेंट में रखूँ कि हाँ मैंने ये प्रॉपर्टी बेच दी, कल को मेरे बच्चे यूं ना कहें इससे जाके प्रॉपर्टी वापस ना मांग ले। तो अब ए ने भी ओरिजिनल ले ली। तो अब ये कह रहा है कि आगे जाके उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन में डिस्प्यूट अराइज हो गया। तो अब क्या होगा, सिर्फ दो ओरिजिनल बनी थी ना, उस एक ओरिजिनल से उसके टर्म्स को साबित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी थी एक्सप्लेनेशन 2। हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण 3 ऑफ दी सेक्शन 94 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बताती है
द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट वट एवर, तो एक कथन है किसी दस्तावेज में और वो कथन चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ऑफ अ फैक्ट अदर देन द फैक्ट रेफर टू इन दिस सेक्शन, और एक कथन है एक दस्तावेज में और वो कथन उस दस्तावेज में चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो कथन क्या है, ऑफ द फैक्ट अदर देन द फैक्ट्स रेफर टू इन दिस सेक्शन, एक दस्तावेज में एक कथन ऐसा लिखा हुआ है और उस कथन में एक तथ्य है और वो तथ्य ऐसा है कि वो सेक्शन 94 में कहीं भी रेलिवेंट नहीं हो रहा है, कहीं भी मतलब मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। आप देखिए, shall not preclude the admission of oral evidence as to the same fact, तो अब जो क्या होगा, अब जो एक दस्तावेज में जो तथ्य थे, एक कथन था दस्तावेज में, ठीक है, अब दस्तावेज में जो कथन था वो कथन एक तथ्य का था, पर उस तथ्य पर सेक्शन 94 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई नहीं हो रहा, पर ये कह रहा है अब उस तथ्य जो एक तथ्य था जो कि मेल नहीं खा रहा सेक्शन 94 के प्रावधानों के तहत, तो उसको हम ओरल एविडेंस दे सकते हैं। ये मत मान लेगा कि ओरल एविडेंस प्रिक्लूड हो जाएगा, बिल्कुल प्रिक्लूड नहीं होगा, हम उसका ओरल गवाही दे सकते हैं, ठीक है। स्पष्टीकरण 3 भी क्लियर कर देता है कि ओरल एविडेंस हम दे सकते हैं किसका, अगर एक तथ्य था दस्तावेज में, एक कथन था और वो कथन सीधा सीधा क्या था, वो सेक्शन 94 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कोई भी प्रावधान के साथ मेल नहीं खा रहा है, तो यही कह रहा है जो तथ्य मेल नहीं खा रहा है ना उसका हम ओरल एविडेंस उस केस में, उस डिस्प्यूट में दे सकते हैं। ये बिल्कुल ही मत मान लीजिएगा कि उसको प्रिक्लूड कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा कि नहीं उसको नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था सेक्शन 94 का एक्सप्लेनेशन 3, जो कि हमारी एक ही कहावत को सच करता है कि औने पौने तथ्य भी कोर्ट में साबित किए जा सकते हैं अगर कि वो इंपॉर्टेंट लगते हैं कोर्ट में, ठीक है। मतलब एक कोई भी लेना देना नहीं है एक केस में एक तथ्य का, पर क्या पता ओरल एविडेंस दी जाए और वो लेना देना बन जाए, मतलब उसका संदर्भ, उसका रेलिवेंसी दिख जाए, तो उसका ओरल एविडेंस कोर्ट लेजिस्लेचर प्रिक्लूड नहीं करवाता, क्योंकि क्या पता कौन सा तथ्य कहाँ मैच खा जाए और हमारा डिस्प्यूट सोल्व होता हुआ दिखाई दे, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 94 का मैंने पढ़ा सेक्शन 94 का पूरी की पूरी मेन बॉडी, ठीक है, और फिर मैंने पढ़ी इसकी एक्सेप्शन 1 एक्सेप्शन 2, फिर इसकी तीनों एक्सप्लेनेशन 1 2 3, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 94 की सारी इलस्ट्रेशन। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 94 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सारी इलस्ट्रेशन, जो कि है इलस्ट्रेशन ए, देखिए, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट बी कंटेन इन सेवरल लेटर्स, एक अनुबंध बहुत सारे पत्रों में, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब अनुबंध तो एक ही है, लेकिन वो अनुबंध बहुत सारे पत्र में बना हुआ है, मतलब डिफरेंट लेटर्स में वो अनुबंध बना हुआ। अब देखिए, ऑल द लेटर्स इन विच इट इज कंटेन्ड मस्ट बी प्रूव्ड, तो हर एक पत्र जिसमें वो अनुबंध है तो उन लेटर्स को साबित किया जाएगा, क्योंकि वो लेटर डॉक्यूमेंट इटसेल्फ है, तभी तो अब उसको डॉक्यूमेंटेशन से ही, लेटर से ही साबित किया जाएगा, ना कि ओरल एविडेंस से, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 94 का इलस्ट्रेशन है, जो कि सीधा बता रहा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अनुबंध बहुत सारे लेटर्स से बना हुआ है, तो हर एक लेटर को साबित किया जाएगा, ठीक है, अगर आपको वह कॉन्ट्रैक्ट की टर्म साबित करनी है कोर्ट में, ठीक है। तो सेक्शन 94 की इलस्ट्रेशन ये बिल्कुल क्लियर कर देती है कि ओरल एविडेंस, अगर एक डॉक्यूमेंटेशन हुई पड़ी है कॉन्ट्रैक्ट की, ग्रांट की, डिस्पोजिशन की, उसके टर्म्स की, तो आप कभी भी मौखिक गवाही नहीं दे सकते आप भाई, ऑब्वियसली। अब एक चीज, अब मैंने मान के चलिए, मैंने कोई गाड़ी खरीदी महिंद्रा से, अब भाई इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी होते हैं, अब मैं कोई मुकदमा कोर्ट में डालूंगा तो मैं कोर्ट में बस मुंह जुबानी बोलता रहूंगा क्या, जी मैंने गाड़ी खरीदी थी, मैंने 26 लाख उनके अकाउंट में कैश भेज दिए थे, मैंने फाइनेंस नहीं करवाई थी, उन्होंने मेरे को गाड़ी दे दी थी, मैं घर लिया था, मेरे रजिस्ट्रेशन भी फीस देती थी, मैंने ये दे दिया था, वो दे दिया था, इंश्योरेंस भी कट गया था। अरे भाई डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है आपके, सारी चीजों पे उस दिन साइन हुए थे ना, तो आप मेरे को ओरल कथा मत सुनाइए, आप मेरे को डॉक्यूमेंटेशन दीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगा, मैं जज हूँ, मैं कोई बालक नहीं हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा इलस्ट्रेशन ए। अब इलस्ट्रेशन बी, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन्ड इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर के एक अनुबंध बिल ऑफ एक्सचेंज में कंटेन्ड है, तो देखिए द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रूव्ड, तो बिल ऑफ एक्सचेंज को ही साबित करना पड़ेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि भाई मैंने किसी को कोई सामान दिया और उसने मेरे को एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने मान के चलिए मैं दुकानदार हूँ, मैंने एक बी को सामान दिया, बहुत सारा परचून का सामान दिया, मान के चलिए मैं एक हार्डवेयर शॉप का एक मतलब हार्डवेयर हूँ मैं, ये मेरी हार्डवेयर की शॉप, और मैंने एक प्लम्बर को कम से कम 10 लाख का माल दिया क्रेडिट पर। अब क्या हुआ,
उसने प्लम्बर ने बदले में मेरे को बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया कि आपने मेरे को सामान दिया, मैं आपको ये बिल दे रहा हूँ कि मैं आपको अदा कर दूंगा, ठीक है, या फिर उसने एक चेक दे दिया। तो अब कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया तो मैं उस चेक से ही तो प्रूव करूंगा कि इस प्लम्बर ने मेरे को चेक दिया था। तो वो क्या होगा, वो बिल ऑफ एक्सचेंज कोई कोर्ट में ले जाना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज किस में आता है, किस आता है, ग्रांट में आता है सीधा सीधा, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन बी हमारी यहाँ खत्म हुई। अब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन सी। इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इन अ सेट ऑफ 3, अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज काटा गया है, मतलब और बिल ऑफ एक्सचेंज 3 भागों में काटा गया। अब देखिए ओनली वन नीड टू बी प्रूव। अब तो क्या होगा, अब क्या होगा, ओनली एक ही प्रूव कर दो तो वो सफिशिएंट है। अब तो हमारे इलस्ट्रेशन सी सीधी सीधी कौन से एक्सप्लेनेशन से डील कर रही है, सीधा का सीधा कौन से एक्सप्लेनेशन से डील कर रही है, एक्सप्लेनेशन 2 से डील कर रही है, ठीक है। इलस्ट्रेशन सी के साइड में लिख लेंगे, इलस्ट्रेशन सी के साइड में लिख लेंगे एक्सप्लेनेशन 2, ठीक है। तो अब सी इलस्ट्रेशन सी क्या कह रही है, अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज 3 सेट्स में काटा गया, मतलब अब पैसे तो एक ही व्यक्ति को देने हैं, पर मतलब एक बिल ऑफ एक्सचेंज काट दिया, उसकी एक फोटोकॉपी कर ली, उसकी एक और फोटोकॉपी कर ली, वो 3 सेट हो गए, ठीक है, 3 सेट हो गए। तो क्या होगा, या फिर ये मान के चलिए एक व्यक्ति ने, मान के चलिए मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज काटा और मैंने अलग अलग मेरे 3 बैंक अकाउंट में खाते हैं, मैंने तीनों का अलग अलग काट दिया और मैंने बोल दिया कि भाई मैं तेरे को बता दूंगा, मैं जिसको मेरे को पैसे देने मैं तेरे को बता दूंगा कि मेरे कौन से खाते में उस दिन पैसे हैं, और तू ये बिल ऑफ एक्सचेंज तो तीनों रख ले और तू इनमें से एक ही लगा दियो। अब कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया तो उन तीनों को साबित करने की जरूरत नहीं है, जिसको मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज काट के दिया था वो एक कोई साबित कर देगा ना, तो क्या होगा, मेरे विरुद्ध वो बिल्कुल सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। तो ये था इलस्ट्रेशन सी। अब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन डी ऑफ सेक्शन 94 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ए कॉन्ट्रैक्ट्स इन राइटिंग। ए अब एक अनुबंध में आ जाता है, और ए अनुबंध में कैसे आता है, लिखावट में, लिखित में आता है। देखिए विद बी, और ए एक अनुबंध, एक कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ करता है, बी के साथ। अब देखिए फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिगो अपॉन सर्टेन टर्म्स, और ए बी के साथ अनुबंध में तो आता है, और ए क्या कहता है कि मैं इंडिगो की डिलीवरी तुम्हारे पास बी तुम्हारे पास कर तो दूंगा, पर मेरी कुछ शर्तें। अब देखिए द कॉन्ट्रैक्ट मेंशंस द फैक्ट दैट बी हैड पेड ए द प्राइस ऑफ अदर इंडिगो। तो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में बनता था, तो कॉन्ट्रैक्ट में यह मेंशन करवा दिया गया था क्या, डेट द फैक्ट दैट बी हैड पेड ए, की बी ने ए को पैसे दे दिए थे, द प्राइस ऑफ अदर इंडिगो, की बी ने ए से पहले कोई इंडिगो लिया था तो उसके पैसे दे दिए थे, और अब ए बी के पास दूसरे इंडिगो की डिलीवरी कर रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो बना था प्रेजेंट में उसमें किसी पास्ट इंडिगो की पेमेंट के बारे में जिक्र हो जाता है। अब देखिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर वर्बली ऑन अनदर ओकेशन, ठीक है, जो कि एक पास्ट इंडिगो को ए ने बी को डिलीवर की होगी, तो उसकी तो पहले वर्बल कॉन्ट्रैक्ट बन गया होगा, पर आज वाले कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो बोलता है, बी अंडरटेक कर लेता है, ए अंडरटेक कर लेता है बी के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है कि मैं तेरी डिलीवरी तेरे को इंडिगो की दे दूंगा। पर आज वाले कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, वो दोनों कोई पास्ट इंडिगो की डिलीवरी के बारे में बी लिखवा देता है, बी लिखवा देता है, बी ने ए को पैसे दे दिए कोई पास्ट इंडिगो की डिलीवरी के बारे में। अब देखिए oral evidence is offered that no payment was made for other indigo, the evidence is admissible। अब एक मौखिक गवाही दी जाती है कि जो पहले वाली इंडिगो के लिए कोई भी पेमेंट नहीं दी गई थी, बी ने ए को कोई भी पेमेंट नहीं दी थी, तो ये एविडेंस एडमिसिबल है। क्यों एडमिसिबल है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स की तो कोई बात ही नहीं हो रही, कोई पहले वाले डिलीवरी ऑफ इंडिगो के बारे में बात हो रही है, तो भाई उसकी बात मत करो, उसकी बात तो पहले हो चुकी, आप प्रेजेंट के बारे में प्रेजेंट की बात करो। तो अगर प्रेजेंट वाले में, ठीक है, जैसे प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अब प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कि ए ने क्या बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि बी मैं जहाँ तू डिलीवरी कहेगा ना मैं वहाँ कर दूंगा, मतलब ए ने बी को बोला कि मैं तेरे लिए डिलीवरी कर दूंगा इंडिगो की। अब एक जो प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट में बी एक टर्म लिखवा देता है कि जो ए ने जो क्या लिखवा देता है कि ए ने जो पहले कभी किसी इंडिगो की मेरे लिए डिलीवरी कर दी ना, मैंने उसके पैसे दे दिए। तो अब केस होता है बाद में किसके लिए, उस पास्ट पेमेंट के लिए ए कर देता है बी के ऊपर कि इसने मेरे को डिलीवरी के पैसे नहीं दिए, पर अब बी दिखाता है प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो उसने लिखवा दिया था कि मैंने तो पैसे दे दिए, नहीं। तो ओरल एविडेंस बिल्कुल दिया जा सकता है कि जो पहली वाली डिलीवरी ए ने बी के लिए की थी इंडिगो की, उसके लिए कोई पैसे नहीं दिए थे बी ने ए को, और ये जो प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट में बी ने लिखवाया कि बी ने पहले वाली डिलीवरी के इंडिगो की पास्ट डिलीवरी के लिए बी ने ए को पैसे दे दिए, वो अमान्य है। तो इसका ओरल एविडेंस
ठीक है, मान्य है, एडमिसिबल है। अब ए ओरल एविडेंस दे सकता है कि बी ने मेरे को कोई पैसे नहीं दिए थे पहले वाली पास्ट इंडिगो की डिलीवरी के लिए, तो ये ओरल एविडेंस बिल्कुल मान्य है। और यहाँ क्यों डॉक्यूमेंटेशन की हमारी रिक्वायरमेंट नहीं आ रही, क्योंकि भाई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट तो तब आती जब प्रेजेंट केस पर डिस्प्यूट, तो आप डिस्प्यूट ही पास्ट इंडिगो की डिलीवरी पर है, तो इसलिए अब ओरल एविडेंस अलाउड है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 94 का इलस्ट्रेशन डी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन ई, जो कि बताता है ए गिव्स बी आर रिसिप्ट फॉर मनी पेड बाय बी। तो ए बी को एक रिसिप्ट, एक पर्ची दे देता है, और उस पर्ची में क्या लिखा होता है कि हाँ बी तुमने मेरे को जो पैसे तुमको अदा कर रहे थे वो मेरे को दे दिए। अब देखिए, ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड ऑफ द पेमेंट, द एविडेंस इज एडमिसिबल, ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड फॉर द पेमेंट। अब क्या होता है, अब एक मौखिक गवाही, अब एक मौखिक गवाही दी जाती है, किसके लिए दी जाती है, कि किसके लिए दी जाती है, ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड फॉर द पेमेंट। अब मौखिक गवाही दी जाती है, एक सिविल केस हो भाई, एक केस हो जाता है, एक डिस्प्यूट राइज हो जाता है, क्या पेमेंट, क्या ए ने बी को पर्ची दी थी कि बी ने ए को पैसे अदा कर दिए, तो कोई डिस्प्यूट राइज हो जाता है, तो अब ओरल गवाही दी जाती है किसके लिए, कि पेमेंट अदा कर दी गई थी, ए ने बी को पेमेंट अदा कर दी थी, मतलब बी ने ए को पेमेंट अदा कर दी थी। अब ऑब्वियसली कौन ओरल एविडेंस देगा, बी ओरल एविडेंस देगा, तो क्या है, देखिए द एविडेंस इज एडमिसिबल, तो यह गवाही भी एडमिसिबल है। ठीक है, यह गवाही भी बिल्कुल एडमिसिबल है। ठीक है, मतलब कबूल है, कोर्ट में स्वीकारोपणीय है। ठीक है, तो ये हमारा होता है सेक्शन 94, ये हमारा हो जाता है पूरा का पूरा सेक्शन 94 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता कि कितना इंपॉर्टेंट है। मेंस में यू का क्वेश्चन आएगा कि एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक्सप्लेन कर दीजिए, और आपको सीधा का सीधा यही सारी चीज लिखनी पड़ेगी। और जब मेरा ये पढ़ाई हुआ काम आएगा तो आप बल्ले बल्ले करोगे और बल्ले बल्ले करोगे, जब 20 नंबर का क्वेश्चन दिखेगा ना, और मेरे जो हिंदी में जो मैंने बोले हैं यही आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखोगे, तो एग्जामिनर का भी दिल राजी हो जाएगा। ठीक है, आपको नंबर देगा फुल। ठीक है, एक सिप पानी की पी लेता हूँ, फिर आपको सेक्शन 95 पढ़ाता हूँ। ठीक है, सेक्शन 95 की आज मैं बॉडी पूरी पढ़ा दूंगा, इसके इलस्ट्रेशंस मैं कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि ठीक है बॉडी पढ़ाने में कम से कम 20 मिनट चली जाएगी अभी। ठीक है, सेक्शन 95 की, तो मैं एक सिप पानी की पी लेता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ सेक्शन 95 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भाई 35 मिनट में देख लो पूरा सेक्शन 94 पढ़ा है, और जब मैं कोचिंग ले रहा था ना मेरे गुरुजी ने ये पूरा सेक्शन 94, अब तो ये सेक्शन 94 बन गया इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। पहले ये सेक्शन हमारा था शायद 91 था। ठीक है, हाँ देख लो 91, पहले ये 91 इंडियन एविडेंस एक्ट का था, और हमारे गुरुजी ने जब मेरे को पढ़ाते थे, जब मैं कोचिंग लेता था, तो सेक्शन जो 91 इंडियन एविडेंस एक्ट का था, जो सेम टू सेम जो मैंने आपको बताया ना, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 94 पढ़ाया है, पूरे 3 दिन की क्लास ली थी, 3 डेज की, और वो मैंने आपको 35 मिनट में पूरा का पूरा खोलकर समझा दिया है। लेकिन भाई हमें नोट्स वगैरह भी लिखवाए जाते थे, नोट्स लिखवाने का अभी अपने पास टाइम नहीं है, हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर ही हम नोट्स वगैरह की तैयारी करेंगे जब मेंस की बारी आएगी। ठीक है, तो ये नोट्स वगैरह की बारी तो मेंस में रटने की होती है, पहले प्री तो क्लियर कर लो। ठीक है, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 95 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बताता है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। अब एक्सक्लूजन होगी, गवाही सबूत नहीं दिया जाएगा, किसका, ऑफ ओरल एग्रीमेंट की, एक मौखिक करारनामा होता, तो उस मौखिक करारनामे के लिए कोई भी एविडेंस, कोई भी गवाही नहीं दी जाएगी। अब देखिए सेक्शन 95 की मैं बॉडी पढ़ता हूं, देखिए व्हेन द टर्म्स ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, जब टर्म्स, किसकी टर्म्स, किसकी टर्म्स, किसी अनुबंध की, किसी कॉन्ट्रैक्ट की, किसी ग्रांट की, किसी अदर डिस्पोजिशन की टर्म्स, किससे संदर्भित, किसी प्रॉपर्टी से संदर्भित कोई कॉन्ट्रैक्ट बना था, कोई ग्रांट बनी थी, कोई अदर डिस्पोजिशन बना था। अब देखिए, और एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रेड्यूस्ड इन द टू द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट, या कोई और अन्य ऐसा मुद्दा है जो कि कानून बोलता है कि उस मुद्दे को तो भाई लिखित रूप में होना चाहिए था। ठीक है, आप देखिए, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस अनुबंध को, उस ग्रांट को, उस अदर डिस्पोजिशन को जो एक प्रॉपर्टी से संदर्भित है, उसको तो कानून बोलता है कि भाई इसको तो लिखित रूप में मतलब एग्जीक्यूट होना चाहिए था। आप देखिए, हैव बीन प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 94, और वो जो लिखावट है, जो लिखित डॉक्यूमेंट है, वो साबित कर दिया गया सेक्शन 94 के तहत, मतलब ओरिजिनल को, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ को कोर्ट में दे दिया है क्योंकि वो लिखित में था, और उसको साबित कर दिया गया। अब देखिए क्या होगा, नो एविडेंस ऑफ एनी ओरल एग्रीमेंट
तो कोई भी एविडेंस, कोई भी सबूत, कोई भी गवाही नहीं दी जाएगी। किसके लिए? कोई मौखिक करारनामा हुआ था इस कॉन्ट्रैक्ट या ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन से संबंधित कोई मौखिक करारनामा था, तो उसके लिए कोई भी गवाही नहीं दी जाएगी। अब देखिए, और स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड, या फिर कोई भी गवाही नहीं दी जाएगी कि एक ओरल एग्रीमेंट या फिर एक ओरल कोई स्टेटमेंट दी गई थी इस कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन एक प्रॉपर्टी से संदर्भित, तो उसके विषय में कोई भी अब ओरल एग्रीमेंट की गवाही नहीं दे सकते। या फिर एक ओरल स्टेटमेंट एडमिटेड, मतलब कोर्ट में अब मंजूर नहीं होगी। अब देखिए क्यों नहीं होगी। एज बिटवीन द पार्टीज टू एनी सच इंस्ट्रूमेंट और देयर रिप्रेजेंटेड इंटरेस्ट, और किन के बीच में नहीं होगी, किन के बीच में नहीं होगी? जिन पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, तो वो अब उन पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, अब वो पार्टी अब एक सेपरेट कोई एक ओरल एग्रीमेंट, एक मौखिक करारनामे को साबित करना चाहते हैं, तो अब उन पर बार लगा हुआ है उन पार्टीज पर जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था, और उन पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स पर, मतलब उनके एलआर्स पर भी बार लगा हुआ है कि वो भी अब ओरल एग्रीमेंट और एक ओरल स्टेटमेंट एक नहीं दे सकते। ठीक है, एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन की, ठीक है, जिसको कि साबित कर दिया गया सेक्शन 94 के प्रावधान के तहत। अब देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग, और किस पर्पस के लिए सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ओरल एग्रीमेंट या एक ओरल स्टेटमेंट को एडमिट करवाना चाहती है कोर्ट में। ठीक है, हालांकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन सेक्शन 94 के प्रावधान के तहत साबित कर दी है, फिर भी वो उस डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो क्या साबित करना चाहते हैं कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन एक प्रॉपर्टी संदर्भ बना तो था, पर क्या हुआ हमारा पहले या हमारा इस कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद या पहले एक ओरल करारनामा, एक ओरल एग्रीमेंट भी बना था, तो वो अब उसकी गवाही कोर्ट में नहीं दी जा सकती। उन पार्टी के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है, या उन रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब एलआरस है। ठीक है, और किस पर्पस के लिए, सिर्फ किस मतलब के लिए ओरल एग्रीमेंट या फिर ओरल स्टेटमेंट एडमिट नहीं होगी? क्योंकि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है, मतलब उसको कुछ उसमें कुछ लूप होल्स निकालने हैं, वेरिंग, उसमें कुछ फेरबदल दिखानी है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि साबित किया जा चुका है सेक्शन 94 के प्रावधानों के तहत। ठीक है, एडिंग टू और सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इट्स टर्म्स, और या फिर जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कुछ टर्म्स को ऐड कर रहा है, या फिर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब माइनस कर रहा है, तो कोई भी अब एविडेंस नहीं दिया जाएगा, कोई भी अब गवाही नहीं दी जाएगी। एक कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स या एक अदर डिस्पोजिशन लिखित में हो गई थी और उसको साबित भी किया जा चुका है सेक्शन 94 के प्रावधान के तहत, मतलब डॉक्यूमेंट इटसेल्फ देकर। ठीक है, मतलब उस डॉक्यूमेंट को ही कोर्ट में दे दिया गया है। अब पार्टी और भी कुछ साबित करना चाहती है, और क्या साबित करना चाहती है? एक ओरल एग्रीमेंट को, एक ओरल करारनामा भी हमारे बीच में हुआ था, और उसके ओरल करारनामे के लिए और ओरल स्टेटमेंट के लिए अब पार्टी किस पर्पस के लिए ओरल एग्रीमेंट या ओरल स्टेटमेंट देना चाहती है कि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, जिसको साबित किया जा चुका है सेक्शन 94 के तहत, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो सके, उसमें वेरिंग हो सके, उसमें एडिंग हो सके, या फिर उसमें सब्सट्रैक्शन हो सके उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में। तो भाई अब पूरी बार लगी हुई है कि इस विषय पर अब कोई भी ओरल एग्रीमेंट आपके बीच में, ओरल करारनामा आपके बीच में हुआ था, मौखिक करारनामा आपके बीच में हुआ था, तो उसका आप कोई भी गवाही नहीं दे सकते, आपको बार लगाए हुए। ठीक है, तो सीधा ये था हमारा सेक्शन 94 का सेक्शन 95 का मेन पैरा 1, जो कि मैंने आपको समझाया बहुत ही अच्छी तरीके से। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान के चलिए क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक ग्रांट बनती है, या एक अदर डिस्पोजिशन होता है एक प्रॉपर्टी से संदर्भित, और जो कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन है उसकी कोई टर्म्स है, मतलब उसकी कोई भाई कॉन्ट्रैक्ट में भाई टर्म्स ही लिखी जाती है कि क्या टर्म्स रहेगी, क्या शर्तें रहेंगी, किस हिसाब से पेमेंट होनी है, किस हिसाब से पोजीशन मिलनी है। तो कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन, एक अदर डिस्पोजिशन, एक प्रॉपर्टी संदर्भित क्या होता है, उसको लिखित में कर लिया जाता है। और लिखित में क्यों करा जाता है? क्योंकि भाई जो कानून हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट बोलता है कि भाई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, ग्रांट को और अदर डिस्पोजिशन को आप लिखित में करो, और लिखित में वो हो गया है एक कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन और उस डिस्पोजिशन है, और उसको साबित भी कर दिया गया है कोर्ट में। अगर कोई डिस्प्यूट उठाए तो उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को क्या
कि ये सेक्शन 94 के प्रावधानों के तहत डॉक्यूमेंट इटसेल्फ है, जो ओरिजिनल पार्टीज के बीच में जो करारनामा जो टर्म सेटल हुई थी वो यही सर डॉक्यूमेंट है, आप ये लीजिए कोर्ट में जो लिखा है इसमें लिखा है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अब जो पार्टी जो अब जिसको डर है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस ग्रांट में, अदर डिस्पोजिशन में मेरा कोई लूप होल है, तो वो पार्टी ये चाहेगी कि मैं इस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को जो कोर्ट में अब साबित हो चुका है, जो जज साहब ने ले लिया है, मैं उसमें कॉन्ट्राडिक्शन करूं, उसमें वेरिंग करूं, उसमें एडिंग टू करूं या उसमें सब्सट्रैक्शन करूं उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में। पर अब वो इसके लिए क्या करना चाहता है, वो इसके लिए अब ओरल एग्रीमेंट हमारे बीच में इस कॉन्ट्रैक्ट से संदर्भित, इस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से संदर्भित कोई ओरल एग्रीमेंट हुआ है या कोई ओरल स्टेटमेंट पास हुई थी, उसकी गवाही देना चाहता है। तो अब उसके ऊपर बार लगाया है, भाई अब आप नहीं दे सकते, अब आपको बार किया गया है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन जो आपके बीच में हो गया था और कोर्ट ने में मंजूर कर लिया है, मतलब एज प्रूव्ड मान लिया सेक्शन 94 के प्रावधानों के तहत, तो आप अब उसको कॉन्ट्राडिक्ट, वेरिंग और सब्ट्रैक्ट या फिर एडिशन करने के लिए उसके टर्म्स में कोई भी अब ओरल एग्रीमेंट और ओरल स्टेटमेंट एडमिट करवाने के लिए कोई भी अब सबूत, एविडेंस नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 95 का पैरा 1, जो कि मेन एलिमेंट यही था। आपको ये समझ में आ गया तो आपको सारा का सारा खेल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम इलस्ट्रेशन इसकी कल पढ़ेंगे और जैसा कि मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, अब हो सकता है तो मैं इलस्ट्रेशन ए और बी, इलस्ट्रेशन ए और बी आपको करवा दूं, जिससे कि आपको थोड़ा पता लग जाएगा। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे इसके कितने सारे प्रोवाइजो हैं। अब सेक्शन 95 के 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शन 95 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पूरे 7 प्रोवाइजो हैं, जिसमें कि अब क्या है, सेक्शन 95 की एक्सेप्शंस दी हुई है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और अदर डिस्पोजिशंस जो कि लिखित में हो गया था और कानून ने बोला हुआ था कि वो लिखित में होना चाहिए, और सेक्शन 94 के प्रावधानों के तहत उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को जो लिखित में होता कॉन्ट्रैक्ट, उसको ही कोर्ट ने मतलब एज प्रूव्ड मान लिया है। तो अब एक व्यक्ति अब ओरल एग्रीमेंट हमारे बीच में, मतलब जो ओरिजिनल पार्टी है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की, उनके बीच में कोई ओरल एग्रीमेंट, कोई ओरल स्टेटमेंट भी इंटरचेंज हुई थी, उसका भी एक सबूत देना चाहता है, तो प्रोवाइजो के अंदर उसका सबूत दिया जा सकता है। मतलब एक पार्टी जो एक कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है, वो क्या करना चाहती है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो कि कोर्ट ने सेक्शन 94 के तहत एज प्रूव्ड मान लिया है, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन, वेरिंग, उसमें वेरिएशन या फिर एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन उसके टर्म्स में लाना चाहती है। तो प्रोवाइजो के तहत जो हमारे सेक्शन 95 के 7 प्रोवाइजो, उसके तहत ओरल एग्रीमेंट्स और अब ओरल स्टेटमेंट एडमिट हो जाएगी और गवाही दी जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारी हम सारे के सारे सेक्शन 95 के 7 प्रोवाइजो पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम सेक्शन 95 के प्रोवाइजो के सामने प्रोवाइजो 1 प्रोवाइजो 2 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ये आप भी लिख लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, आप भी लिख लीजिए प्रोवाइजो 4, प्रोवाइजो 5, प्रोवाइजो 6 एंड प्रोवाइजो 7। तो हमारे सेक्शन 95 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 7 प्रोवाइजो हैं और 7 के 7 इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको तुरंत में समझ में आ जाएंगे। और देखिए, अब हम पढ़ते हैं प्रोवाइजो 1, provided any fact may be proved which would invalidate any document। तो बताया गया है एक ऐसा तथ्य साबित किया जा सकता है जो कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को ही गैर मतलब इनवैलिडेट, मतलब उसको नामंजूर साबित कर देगा। ठीक है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट अब सेक्शन 94 के प्रावधानों के तहत साबित हुआ पड़ा है कोर्ट में, मतलब डॉक्यूमेंट इटसेल्फ एक पार्टी ने दिया जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी थी, और कोर्ट ने मान लिया हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट इटसेल्फ है, ये प्राइमरी है और ये साबित हो गया ये कॉन्ट्रैक्ट। तो अब एक व्यक्ति ओरल एग्रीमेंट या फिर ओरल स्टेटमेंट का एक ऐसा तथ्य दिखा सकता है जो कि उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को ही इनवैलिडेट मतलब अमान्य घोषित कर देगा। तो आप देखिए, और विच वुड एंटाइटल एनी पर्सन टू एनी डिक्री और ऑर्डर रिलेटिंग देयर टू, या फिर किसी व्यक्ति को एक ऐसा तथ्य वो ओरल एग्रीमेंट या फिर एक ओरल स्टेटमेंट्स का दिखाता है कि उसको कोई डिक्री तुरंत की तुरंत सुनकर कोर्ट तुरंत की तुरंत कोई डिक्री दे देगा या कोई ऑर्डर पास कर देगा। ठीक है, देयर टू किससे संदर्भित जो एक कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी थी उनके बीच में एक ओरल एग्रीमेंट भी हो चुका था या फिर एक ओरल स्टेटमेंट इंटरचेंज हुई थी। एक पार्टी ने वो अगर कोर्ट में वो तथ्य बता दिया ना और कोर्ट को वो तथ्य बिल्कुल रेलिवेंट सा लग रहा है तो उसको ऑर्डर या डिक्री से सम्मानित मतलब उसके फेवर में पास कर दिया जाएगी। तो वो एक पार्टी क्या दे सकती है, तो आपको वो पार्टी आराम से एविडेंस दे सकती है ओरल एग्रीमेंट का और एक ओरल स्टेटमेंट का। ठीक है, आप देखिए सच एज फ्रॉड, तो अब वो एक व्यक्ति क्या बताएगा, एक व्यक्ति जिसको कि ओरल एग्रीमेंट या फिर ओरल स्टेटमेंट प्रूव करनी है, गवाही देनी है एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिडेट करवाने के लिए, तो वो व्यक्ति क्या बताएगा
कि हमारा ओरल एग्रीमेंट से मैं क्या बता रहा हूँ, कोई फ्रॉड हुआ है, मतलब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन बनते हुए कोई फ्रॉड, मतलब कोई मतलब फरेब हुआ है, ठीक है। इंटिमिडेशन, मेरे को डराया गया था। इलीगैलिटी, कोई इसमें खामी है, मतलब कानून को माना नहीं गया था। वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन, कि ये एग्जीक्यूट जैसे आपको लग रहा है ये ऐसे एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ था, ये तो एग्जीक्यूशन की इसमें कमी है, ठीक है। अब देखिए वांट ऑफ कैपेसिटी इन एनी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो ही असक्षम है, तो इससे भी एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो कोर्ट ने सेक्शन 94 के प्रावधानों के तहत एज प्रूव्ड माना हुआ है उसको इनवैलिडेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आप देखिए वांट और फेलियर ऑफ कंसिडरेशन, या फिर एक जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बना पड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन बना पड़ा है एक प्रॉपर्टी संदर्भित, उसमें कंसिडरेशन जो लेन देन है पार्टीज के बीच में उसी का ही घपला है, तो अब उसको उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को सीधा का सीधा क्या किया जा सकता है, इनवैलिडेट किया जा सकता है। और किससे किया जा सकता है, ओरल एविडेंस दिया जा रहा है ना, एक ओरल एग्रीमेंट का एक ओरल स्टेटमेंट दी जा रही है, जिससे कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पर खतरा मंडरा रहा है। आप देखिए, और मिस्टेक इन फैक्ट, या फिर जो एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बना था उसमें एक गलती है, मतलब गलती किसकी है, तथ्य की है, या फिर गलती किसकी है, कानून की गलती है। और किसके बीच में, ऑब्वियसली पार्टीज की अंडरस्टैंडिंग के बीच में। तो ये हमारा प्रोवाइजो 1 हुआ, जो कि बताता है कि अब इन केसेस में अगर एक व्यक्ति को अपना एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो उसने किया हुआ था एक व्यक्ति के साथ, और वो कोर्ट ने एज सेक्शन 94 के प्रावधानों के तहत एज प्रूव्ड मान लिया, तो इन केसेस में प्रोवाइजो 1 के केसेस में एक व्यक्ति अब ओरल एग्रीमेंट की गवाही दे सकता है, एक ओरल स्टेटमेंट की गवाही दे सकता है, और उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा का पूरा इनवैलिडेटेड करवा सकता है, ठीक है, मतलब अमान्य करवा सकता है। अब देखिए हम पढ़ेंगे प्रोवाइजो 2, provided further that the existence of any separate oral agreement as to any matter on which the document is silent, तो बताया गया है जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, ओरिजिनल ग्रांट थी, ओरिजिनल डिस्पोजिशन थी, उसके बारे में कोई एक ओरल एग्रीमेंट था, कोई जो सेपरेटली बनाया गया था पार्टीज के द्वारा, जो पार्टीज थी एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की, और वो एक ओरल एग्रीमेंट जो बना था एक ओरिजिनल एग्रीमेंट, एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा उसी टाइम भी पार्टीज ने एक ओरल एग्रीमेंट भी कर लिया था, और उसमें उस ओरल एग्रीमेंट में जो हमारे पार्टीज के वर्ड्स चेंज हुए थे वो उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखे गए थे, तो अब वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट उस ओरल एग्रीमेंट के बारे में साइलेंट है। तो अब देखिए क्या होगा, एंड विच इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद इट्स टर्म्स, और जो ओरल एग्रीमेंट बना था वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स है उससे क्या नहीं है, इनकंसिस्टेंट, मतलब उससे बहुत दूर ही नहीं है, मतलब जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी बिल्कुल एक पटड़ी पर चल रहा है, और जो ओरल एग्रीमेंट्स में जो टर्म्स जो सेटल हुई थी एक ही पार्टीज के बीच में वो भी सेम पटड़ी पर चल रही हैं, तो क्या होगा भाई, बिल्कुल भी इनकंसिस्टेंट नहीं है, बिल्कुल कंसिस्टेंट है, मतलब बिल्कुल थिन लाइन डिफरेंस। अब देखिए मे बी प्रूव्ड, तो अब उन टर्म्स को जो एक पार्टीज में ओरल एग्रीमेंट बना था, एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बन जाने के बाद, तो एक पार्टीज में ओरल एग्रीमेंट बन गया था, और वो ओरल एग्रीमेंट की जो टर्म्स थी वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में बयां नहीं हो पाई थी, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है। तो अब क्या होगा, अब उस ओरल एग्रीमेंट में क्या क्या बातें, मतलब क्या स्टेटमेंट इंटरचेंज हुई थी, वो अब उसको साबित किया जा सकता है। तो मे भी प्रूव, मतलब कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, पर हम मान के चलते हैं एक व्यक्ति कर सकता है। आप देखिए, इन कंसिडरिंग वेदर और नॉट दिस प्रोवाइजो अप्लाइज, द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू द डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो अब प्रोवाइजो 2 के लेटर पार्ट में यह भी बोल दिया है, क्या बोल दिया, इन कंसिडरिंग वेदर और नॉट दिस प्रोवाइजो अप्लाइज, कि एक केस में क्या प्रोवाइजो 2 अप्लाई हो रहा है, तो कोर्ट अब किसका ध्यान रखेगी, कोर्ट ध्यान रखेगी कि जो दस्तावेज जिसको एज प्रूव्ड, एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को एज प्रूव्ड कोर्ट ने माना हुआ है, क्या वो फॉर्मल है, क्या वो इतना फॉर्मल है कि इसका ओरल एग्रीमेंट, इसका ओरल स्टेटमेंट नहीं माना जाना चाहिए। तो उसकी डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट पर भी कोर्ट ध्यान रखेगी, और तभी प्रोवाइजो 2 को अप्लाई करने देगी एक पार्टी को, और उसको बता देगी कि हाँ, अगर तुम्हारे बीच में कोई ओरल एग्रीमेंट हुआ था जब तुम एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके थे, और अब तुम उसके टर्म्स का एविडेंस में भी प्रूव कर सकते हो, और वो उसकी टर्म्स ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से उसकी तुम्हारे ओरल एग्रीमेंट की टर्म्स मतलब इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब कंसिस्टेंट, मिलती जुलती सी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 95 का प्रोवाइजो 2 जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। हम पढ़ते हैं प्रोवाइजो 3 जो कि बताता है, प्रोवाइड ऑल्सो दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट, बताया गया है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के बनते के साथ ही या बनने से पहले ही कोई एक अलग ही ओरल एग्रीमेंट, एक ओरल करारनामा बन गया था पार्टीज के बीच में, कंस्टिट्यूटिंग अ कंडीशन प्रेसिडेंट। और उस ओरल एग्रीमेंट में क्या था, उस ओरल करारनामे में क्या था कि भाई
जो ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हम बना रहे हैं ना, इसके लिए कंडीशन प्रेसिडेंट है, मतलब एक कंडीशन पहले फुलफिल करनी पड़ेगी तभी एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। अब देखिए, टू द अटैचिंग ऑफ एनी ऑब्लिगेशन अंडर एनी सच कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में भी प्रूव्ड। अब एक कंडीशन प्रेसिडेंट के लिए एक ओरल एग्रीमेंट बना था। अब जो कंडीशन प्रेसिडेंट थी उसको अब साबित किया जा सकता है, मतलब उस कंडीशन प्रेसिडेंट के लिए अब क्या दिया जा सकता है, मतलब क्या दिया जा सकता है, बताइए। कंडीशन प्रेसिडेंट को साबित करने के लिए क्या दिया जा सकता है, ओरल एग्रीमेंट या फिर ओरल स्टेटमेंट का मतलब सबूत दिया जा सकता है, गवाही दी जा सकती है, ठीक है। मतलब एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बनना था, और ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किसका बनना था, उस भाई प्रॉपर्टी से संदर्भित बनना था, और एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बनना था, एक ओरिजिनल ग्रांट बननी थी, एक अदर डिस्पोजिशन बननी थी, एक प्रॉपर्टी से संदर्भित। तो जैसे ही ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बनता, उससे पहले कंडीशन प्रेसिडेंट थी। अब कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जब चलन में आएगा जब एक शर्त पूरी होगी, मतलब पहले शर्त पूरी करनी पड़ेगी तभी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अगर शर्त पूरी नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट फेल। तो मान के चलिए अब एक कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स तो सेटल हो गए थे, पर कॉन्ट्रैक्ट को चलन में एनफोर्समेंट में आने के लिए कंडीशन प्रेसिडेंट एक सेटल कर ली गई थी पार्टी से द्वारा, और ओरली एक ओरल एग्रीमेंट के द्वारा। तो अब जो पार्टीज ने कंडीशन प्रेसिडेंट सेटल करी थी और वो उसकी गवाही दे सकता है, उसका एक ओरल एग्रीमेंट या ओरल स्टेटमेंट के तहत उस कंडीशन प्रेसिडेंट को साबित कर सकता है, ठीक है। तो हम प्रोवाइजो 3 में कंडीशन प्रेसिडेंट को अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रोवाइजो 4, प्रोवाइड ऑल्सो दैट द एक्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट। तो बताया गया है एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद पार्टीज ने कोई डिस्टिंक्ट, कोई अलग से ही एक सेपरेट ओरल करारनामा कर लिया था उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ या ना जुड़ा हुआ। अब देखिए, टू रिसाइन और मॉडिफाई एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, और वो सेपरेट एक वो सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट, मतलब दो पार्टीज के बीच, मान के चलिए 2 पार्टीज के बीच में एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, एक अनुबंध बन गया था, और उस अनुबंध के बन जाने के बाद पार्टीज ने क्या किया, बाद में सब्सिक्वेंटली क्या किया, एक ओरल एग्रीमेंट कर लिया, और ओरल एग्रीमेंट मतलब एक मौखिक करारनामा कर लिया, और उससे वो पार्टीज क्या करना चाहती थी, टू रिजाइन जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट उनका बना है उसको खत्म करना चाहती थी, और मॉडिफाई या उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ फेरबदल करना चाहती थी, ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में, ग्रांट में, अदर डिस्पोजिशन में। अब देखिए, ऑफ प्रॉपर्टी में भी प्रूव्ड, तो अब वो जो सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट है उसको साबित किया जा सकता है कि पार्टीज रिसाइन करना चाहती थी या फिर मॉडिफाई करना चाहती थी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को। देखिए, एक्सेप्ट इन केसेस इन विच सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इज बाय लॉ रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग। एक्सेप्शन क्या है, उस केस में प्रूव नहीं किया जाएगा, उस केस में सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट का सबूत नहीं दिया जाएगा, जिस केस में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को, ओरिजिनल ग्रांट को, ओरिजिनल डिस्पोजिशन को एक कानून नहीं बताया कि कानून जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है, कुछ नहीं बताया कि ये ग्रांट, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये अदर डिस्पोजिशन लिखित में होनी चाहिए। तो उसके लिए अब कोई सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट रिसाइन करने के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, और हैज बीन रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग एज टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एक दस्तावेज को लिखित कर लिया गया था और एक दस्तावेज को रजिस्टर करवा दिया गया था, ठीक है। एक दस्तावेज जो कि बाद में जाके कॉन्ट्रैक्ट बना, ग्रांट बना, डिस्पोजिशन बना। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को, ग्रांट को, डिस्पोजिशन को जिसको लिखित करवा दिया गया था और जिसको रजिस्टर करवा दिया गया था अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, अब उसको सब्सिक्वेंटली एक पार्टी, मतलब जो सेम पार्टी है उस कॉन्ट्रैक्ट की, ग्रांट या डिस्पोजिशन की, सब्सिक्वेंटली एक ओरल एग्रीमेंट कर लेती है कि हमें इस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन, मतलब खत्म कर देना चाहिए, मतलब एंड कर देना चाहिए, या फिर मॉडिफाई या फिर फेरबदल कर देना चाहिए। तो अब एक डॉक्यूमेंट अगर कानून ने बोला हुआ है कि उसको लिखित करो और उसका रजिस्ट्रेशन करवा लो, तो अब उसके रिसाइन के लिए या फिर उसके मॉडिफिकेशन के लिए आपके सब्सिक्वेंट, आपके बीच में कोई भी करारनामा हो, उसका एविडेंस आप नहीं दे सकते। अगर कानून ने बोला हुआ है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को, ग्रांट को, डिस्पोजिशन को कोई लिखित करवाने की जरूरत नहीं है और कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, तो आप अगर फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवाने के लिए आपके बीच में कोई सब्सिक्वेंटली एक ओरल एग्रीमेंट हुआ है, तब आप उसकी गवाही दे सकते हो कि हमारे बीच में एक ऐसा करारनामा हो गया था कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि कानून नहीं बोलता कि इसको लिखित करवाओ या इसका रजिस्ट्रेशन करवाओ, हम अब उसकी गवाही दे सकते हैं। हम ओरल एग्रीमेंट या ओरल स्टेटमेंट से उसकी गवाही दे सकते हैं कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन हो चुका था, मॉडिफाई हो चुका था, ठीक है। तो ये हमारा प्रोवाइजो 4। अब हम पढ़ेंगे प्रोवाइजो 5, जो ये बताता है provide also that any usage or custom by which incidents not expressly mentioned in any contract are usually annexed to contracts
ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन में बी प्रूव। तो बताया गया है प्रोवाइजो 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइड ऑल्सो दैट एनी यूसेज और कस्टम। तो बताया गया है कि उस एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक अनुबंध में कोई यूसेज मतलब उस बिजनेस एक्टिविटी में, उस तरह के लेन देन में क्या यूसेज है, मतलब क्या प्रैक्टिस फॉलो होती है, और कस्टम या क्या रीति रिवाज है, बाय विच इंसिडेंट्स नॉट एक्सप्रेसली मेंशन। और ये यूसेज और कस्टम उस कॉन्ट्रैक्ट में, ग्रांट में या डिस्पोजिशन में मतलब यूसेज की वजह से वो मेंशन नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये तो आमतौर पर सबको पता ही है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में, इस तरह की बिजनेस एक्टिविटी में यह चीजें तो होती ही हैं। तो अब उस यूसेज को या कस्टम को एक्सप्रेसली मेंशन नहीं करवाते कॉन्ट्रैक्ट में। तो देखिए आर यूजुअली एनएक्स टू कॉन्ट्रैक्ट, पर क्या होता है सब मान ही लेते हैं कि भाई ये चीजें तो रेडीमेड एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ आती है। अब देखिए ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन में बी प्रूव, तो अब उन यूसेजेस को और उन कस्टम्स को साबित किया जा सकता है, और उन यूसेजेस को, कस्टम्स को साबित किया जा सकता है। अब मान के चलिए क्या है, अब एक ए है जो कि मान के चलिए मैं ए हूं और मैं हूं एक हार्डवेयर, मैं हूं एक बहुत बड़ी हार्डवेयर शॉप का मालिक। अब मैं कम से कम 15 सालों से हार्डवेयर शॉप चला रहा हूँ, और मैं कम से कम प्रीवियस 10 सालों से कम जो मेरे क्लाइंट्स है, जो मेरे प्लम्बर, जो मेरे भाई हार्डवेयर की शॉप पे प्लम्बर आएंगे, मिस्त्री आएंगे, यही आएंगे, बिल्डर्स आएंगे ऑर्डर देने। तो अब क्या होता है, मेरी मार्केट में रेपुटेशन है कि भाई मैं 10 सालों से मैं क्या करता हूँ, मैं माल तो दे देता हूँ क्रेडिट पर, उधार पर, और मैं 6 महीने का सबको लिमिट देता हूँ, 6 महीने की सबको लिमिट देता हूँ। तो मेरी हार्डवेयर की बिजनेस की यह यूसेज बन गई है, ठीक है, यह एक कस्टम बन गया है, ठीक है। कस्टम तो दूसरी होती है, यह एक यूसेज बन गई है जो मैंने अपनी हार्डवेयर की बिजनेस के चलन में बना रखी कि भाई मेरा मतलब मेरी हार्डवेयर का माल ले जाओ, और 6 महीने का मैं सबको टाइम देता हूँ, चाहे कितने ही पैसे हो, चाहे 5 लाख का माल गए हो, चाहे 10,000 का माल गए हो, चाहे अगर 10 लाख का माल गया, चाहे 1 करोड़ का गया हो, मैं 6 महीने से पहले किसी से पैसे नहीं लेता। अगर कोई भाई देना चाहता तो दे देगा, लेकिन 6 महीने के बाद ही मैं उनको बोलता हूँ पैसे थे तुम्हारे, मेरे को पैसे ले लेते। तो अभी क्या हुआ, अब मैंने वही अब मान के चले बी कोई प्लम्बर मेरे पास आ गया, ठीक है, उसने मेरे से 5 लाख का माल लिया। अब उसको पता है कि भाई मोहित हार्डवेयर की तो ये स्पेशलिटी है कि ये 6 महीने से पहले किसी से बोलते नहीं है कि पैसा दे दो। अगर शुरू में वो देता है तो वो ले लेते हैं, अगर और मैं चला जाऊंगा माल लेकर तो 6 महीने के बाद ही फोन करेंगे कि भाई हाँ पैसे लेने थे। तो क्या हुआ, अब मैंने वही बी प्लम्बर ने मेरे से 10 लाख का माल ले लिया, 5 लाख का माल ले लिया, और वो चला गया बिल लेके, ठीक है, मैंने बिल काट के दे दिया और चला गया, ठीक है। हमारे बीच में कोई भी पैसा पूछने से संदर्भित कोई बात नहीं, सबको पता है, क्योंकि मेरी यूसेज है कि भाई ये 6 महीने के बाद ही उधार के पैसे लेते हैं, ठीक है, इतने। तो क्या हुआ, और मैंने फिर 1 महीने बाद ही मैंने मोहित हार्डवेयर ने केस कर दिया बी के ऊपर 1 महीने के अंदर ही कि मेरे पैसे नहीं दे रहा वो। और अब वो प्लम्बर कोर्ट में आके बता सकता है ओरल एग्रीमेंट से, एक ओरल स्टेटमेंट से, कि ये इस मोहित हार्डवेयर की यूसेज थी कि ये सबको 6 महीने का टाइम देता है अपने क्रेडिटर्स को पैसा लेने में, जो इसकी हार्डवेयर की दुकान से माल लेके जाते हैं। तो उसका एक ओरल एग्रीमेंट का और एक ओरल स्टेटमेंट का अब गवाही दी जा सकती है बी उस प्लम्बर के द्वारा, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोवाइजो 5। हम पढ़ेंगे प्रोवाइजो 6 जो कि बताता है प्रोवाइड ऑल्सो दैट द एनेक्सिंग ऑफ सच इंसिडेंट वुड नॉट बी रेपग्नेंट टू और इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो बताया जा रहा है जो अभी हमारा जो पिछला एग्जांपल लिया मैंने प्लम्बर वाला, तो बताया गया है जो प्लम्बर कोर्ट में जो ओरल एग्रीमेंट या ओरल स्टेटमेंट की गवाही देगा, तो वो जो हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना था, अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना भाई, मैंने उसको 5 लाख का माल दिया, उसने क्या करा, वो माल लेके चला गया। अब ये क्या थी, कस्टम और यूसेज के हिसाब से ये एक लेन देन वाला कंसिडरेशन क्या होगी भाई, वो मेरा माल लेके चला गया, मैंने उसको माल दे दिया, अब वो पैसे 6 महीने बाद दे देगा। अब तो क्या हो गया, जो प्लम्बर अब कोर्ट में गवाही देगा ना, वो उस कॉन्ट्रैक्ट से संदर्भित ही देगा, कोई उसके कॉन्ट्ररी कोई गवाही नहीं देगा। अब वो ये नहीं कहेगा कि मोहित तो भाई पूरे 5 साल का टाइम देता है क्रेडिटर्स को कि भाई जो उसकी हार्डवेयर की दुकान से माल लेके जाता है कि 5 साल पेमेंट लेगा, नहीं भाई, जो आमतौर पे यूसेज और कस्टम है उसके हिसाब से ही रेपग्नेंट मतलब अपोजिट नहीं होना चाहिए कोई भी गवाही, कोई भी ओरल एग्रीमेंट और कोई भी ओरल स्टेटमेंट, ठीक है। तब तो ये हमारा होता है प्रोवाइजो 6। हम पढ़ेंगे प्रोवाइजो 7 ऑफ दी सेक्शन 95 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि हमारा लास्ट प्रोवाइजो है। इसके बाद मैं क्लास खत्म कर दूंगा, इसके बाद जो इलस्ट्रेशन बच जाएगी मैं उसको कल वाली भारतीय साक्ष्य अधिनियम की क्लास में बताऊंगा, और कल वाली क्लास से हम फिर लेटेंट और पेटेंट डिफेक्ट चालू करेंगे, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 95 का प्रोवाइजो 7, provide also that any fact may be proved which shows in what manner the language of a document is related to existing facts। तो बताया गया है कि एक तो provide also that any fact may be proved, बताया गया है कि कोई भी तथ्य साबित किया जा सकता है which shows, और वो तथ्य क्या दिखाता है, which shows in what manner the language of a document is related to existing fact। एक तथ्य दिखाता है, एक तथ्य क्या दिखाता है, which shows in what manner, एक तथ्य दिखाता है कि किस मैनर में, किस तरीके से
द लैंग्वेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट की एक लैंग्वेज, एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज की भाषा। एक तथ्य यह दिखाता है कि किस तरीके से एक दस्तावेज की भाषा इज रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग फैक्ट, वो किस तरह से संदर्भित है एग्जिस्टिंग मतलब मौजूदा तथ्यों से। मतलब एक तथ्य यह दिखाता है कि किस तरीके से जो मौजूदा केस में तथ्य है उसकी भाषा कैसे संदर्भित है। ठीक है, तो मतलब जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके बीच में जिस पर कि आप डिस्प्यूट चल रहा है, उसमें कोई लैंग्वेज लिखी हुई है और उसकी लैंग्वेज कोर्ट को ना तो समझ में आ रही है, या फिर उसमें थोड़ी बहुत अनमीनिंगफुलनेस की स्मेल आ रही है। तो अब यह एक ओरल एग्रीमेंट या फिर एक ओरल स्टेटमेंट से दिखाया जा सकता है, एक मौखिक गवाही से दिखाया जा सकता है कि इस एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में जो भाषा, जो लैंग्वेज का मतलब है, ये एक कोई उन पार्टीज के बीच में कोई पुराना एक दस्तावेज निकल के आया है, उसमें भी इन पार्टीज ने ऐसे डील कर रखी है। तो सर आप देख लीजिए इस एग्जिस्टिंग फैक्ट्स में जो इस प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट के, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के तथ्यों पर डिस्प्यूट हुआ पड़ा है, उसमें ये एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं, उसमें इन पार्टीज के यह लैंग्वेज है और इन लैंग्वेज का यह इंटरप्रिटेशन है, तो उसकी भी अब ओरल स्टेटमेंट, ओरल कथन और ओरल एग्रीमेंट अब दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो यह था हमारा सेक्शन 95 होती भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके तहत हमने आज अपने 2 सेक्शंस पूरे किए, सेक्शन 94 और सेक्शन 95। ठीक है, अब सेक्शन 95 की हमारी इलस्ट्रेशंस रह गई हैं। अब 1 घंटे 5 मिनट की वीडियो तो हो चुकी है भाई, इलस्ट्रेशन करवाने बैठूंगा कम से कम आधा घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कल इलस्ट्रेशंस को, सेक्शन 95 की जो इलस्ट्रेशंस है, इलस्ट्रेशन ए टू इलस्ट्रेशन जे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी की पूरी 10 इलस्ट्रेशन है सेक्शन 95 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, उसको हम कल करेंगे। ठीक है, तो आज वाली वीडियो में, आज वाले लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, सेक्शन 94 पढ़ाया और सेक्शन 95 पढ़ाया पूरा हिंदी में, और हर एक चीज़ आपको खोल कर पढ़ाई है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो इसी के तहत हमारी वीडियो आज खत्म होती है, हमारा लेक्चर आज खत्म होता है। अब हम कल मिलते हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।